आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जेएम फाइनेंशियल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और फंड मैनेजर आशीष चतुर्वेदी साहब। 18 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है उनका कैपिटल मार्केट्स का। जेएम फाइनेंशियल में एमडी है और उससे पहले आप सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट में डायरेक्टर इक्विटी रिसर्च के तौर पर भी लंबा कार्यकाल देख चुके हैं। और एक और चीज़ बताऊँ आशीष जी के बारे में जी। वंस अपॉन अ टाइम हमारे जी बिजनेस के अवार्ड्स होते थे, मार्केट एनालिस्ट अवार्ड, उसमें बेस्ट मार्केट एनालिस्ट अवार्ड भी मिला है। आशीष जी बड़े दिनों बाद आज याद आई आपका प्रोफाइल पढ़ते पढ़ते। कौन सा वाला साल था सर ये जब मिला आपको? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, सॉरी थोड़ा गला खराब है। 2011 में मुझे अवार्ड मिला था और उसके बाद 3 साल जो आपके अवार्ड चले उसमें तीनों साल में मैं टॉप 3 नॉमिनेशंस के अंदर में बना रहा। तो इसके लिए जी बिजनेस को खासा धन्यवाद कि उन्होंने बहुत जल्दी समय पे इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जी बिजनेस को। अरे सर बिल्कुल, आपकी काबिलियत और आपकी जो स्किल्स थी उसके दम पर आप वहाँ तक पहुँचे। लगातार 3 साल तक उस समय बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट को का नॉमिनेशन उनको टॉप 3 में भी हुआ है। पेशे से हमारे आशीष जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है ही। बिलेटेड सीए डे भी आपको हो जाए सर, ज़्यादा पुराना भी नहीं हुआ, कल ही गया है अपना, तो बहुत बहुत बधाई उसकी भी। अब ज़रा सर मार्केट की बात करते हैं, तेजी का टाइम आ गया है क्या सर? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अनिल जी, तो सबसे पहले आपको बिलेटेड सीए डे, क्योंकि मैं समझता हूँ सीए में अगर से किसी एक आदमी की शायद सबसे ज्यादा चर्चा कॉन्फ्रेंसेस में होती है तो मेरे ख्याल से अनिल सिंघवी जी है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। तो अनिल जी मेरे हिसाब से जो तेजी का समय वो पिछले 3 महीने से शुरू हो चुका है, क्योंकि हमने देखा है हमारे बाजारों में हमेशा अनसर्टेनिटी का जो टाइम है वो सबसे बढ़िया वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। ये कोविड में भी देखने को मिला और यही चीज मार्च के बाद देखने को मिला जब वॉर अपने पीक पे थी और हर कोई कंसर्न था कि ईरान, इजराइल, यूएसए के अंदर में क्या होगा और इसका इम्पैक्ट कहीं चाइना, ताइवान, इंडिया, पाकिस्तान और दूसरी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के अंदर में क्रिएट ना हो जाए। उस समय से अगर से आप अभी तक देखेंगे तो स्मॉल और मिड कैप जो सेक्टर है, जो कि सबसे हाई बीटा सेक्टर माना जाता है, उसने सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिए। और सिर्फ रिटर्न की बात नहीं है, आप अगर से अर्निंग प्रोफाइल देखें तो पिछले क्वार्टर में जब लार्ज कैप की अर्निंग ग्रोथ मात्र 11% की रही, मिड कैप की अर्निंग ग्रोथ 26% पे आई और स्मॉल कैप की अर्निंग ग्रोथ 16-18% के आसपास आई। और इसका इंपैक्ट आपको देखने को नजर आया मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में, जहां आप देखेंगे शायद हो सकता है बाजार आपको एक कंसोलिडेशन में दिख रहा हो, 23,500 नहीं तोड़ रहा, 24,500 नहीं तोड़ रहा है ऊपर में, तो बाजार एक रेंज में है। बट अगर से आप एक अच्छे फंड्स को देखेंगे जिनका एक अच्छा एक्सपोजर स्मॉल मिड कैप में, उन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट अल्फा इस पीरियड में जनरेट किया। तो मेरे हिसाब से तेजी पिछले 3 महीनों से चालू है और आने वाले समय में भी बरकरार रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एक बहुत जबरदस्त फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे आया है, केपेक्स पे आया है, डिफेंस के अंदर में आया है, पीएलआई स्कीम्स के अंदर में आया है, ये कहीं ना कहीं बाजार के डोमेस्टिक कोर थीम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग शेप में रख रहा है। और पिछले करीब 8 क्वार्टर से आपने देखा है कि अर्बन और रूरल इकोनॉमी कहीं ना कहीं कंजम्पशन के टर्म्स में एक मोमेंटम काफी वीक था। बट जीएसटी के जो रिफॉर्म्स आए, इनकम टैक्स का जो रिलीफ आया और साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा है पीएलआई स्कीम के वजह से कई चीज इंडिया के अंदर में इंडिजिनाइजेशन का जो फैक्टर शुरू हुआ, उसके कारण हम देख रहे हैं कंज्यूमर सेगमेंट में भी काफी बड़ी तेजी आई। बट जो ध्यान रखने वाली बात है कि अभी ट्रेडिशनल सेक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। एफएमसीजी के अंदर में अगर से ट्रेडिशनल एफएमसीजी देखेंगे तो वहां पैसा नहीं बन रहा है। बट आप रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट देखिए, जहां पर पे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का जो सेगमेंट है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और उसका इंपैक्ट क्लियरली ज्वेलरी सेगमेंट की ग्रोथ में देखने को नजर आ रहा है। आप न्यू एज कंपनीज में इटर्नल के नंबर देखिए, मीशो के नंबर देखिए, तो यहां पर पे जो ग्रोथ आ रही है वो काफी स्ट्रांग आ रही है। तो मेरा समझना है कि कंजम्पशन एज अ थीम काफी अच्छी करेगी। बट अगर से हम ट्रेडिशनल सेक्टर्स पे जाएंगे एफएमसीजी के, तो शायद पैसा ना बने, हमें नई अपॉर्चुनिटीज और नए सेक्टर जो कि डिजिटल, फिनटेक, इनसे रिलेटेड हो और उससे रिलेटेड रिटेल की जो थीम है वो काफी बेहतर करते हुए नजर आ सकती है। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स की बात की है जो बढ़िया नज़र आती है आशीष जी को। डिजिटल से रिलेटेड हुई, इंटरनेट से रिलेटेड हुई, ये बढ़िया दिख रहे हैं। लेकिन आशीष जी एक तो ये इंटरेस्टिंग थीम है, आई डोंट नो अगर आप स्टॉक रिकमेंड कर सकते हैं या रिकमेंड डिस्कस कर सकते हैं, तो बताया आप जनरली अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के शेयर चुन रहे हैं? जी, तो अनिल जी पिछले अगर से आप 1 साल में देखें तो हमारा काफी फोकस केपेक्स मैन्युफैक्चरिंग पे रहा और खास तौर पर पावर रिलेटेड थीम पे। क्योंकि अनिल जी आप देखेंगे कि आज अगर से इंडिया के अंदर में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो केपेक्स है वो ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ का आने वाले समय में टीएनडी केपेक्स होने की हम बात कर रहे हैं।
ग्लोबली अगर से आप देखें तो ये सिर्फ इंडिया की थीम नहीं है, ग्लोबली, बिकॉज आज यूएस के अंदर में 4000 डेटा सेंटर काम कर रहे हैं और 4000 डेटा सेंटर को कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड पावर की रिक्वायरमेंट आएगी। और ये पावर जो है वो रियल हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको क्रिएट करना है, चाहे आप इसमें ट्रांसमिशन को प्ले करें, चाहे पावर डिस्ट्रीब्यूशन को प्ले करें या पावर जनरेशन को बात करें। तो हमें लगता है कि पावर से रिलेटेड थीम के अंदर में जो पूरा इकोसिस्टम है वो काफी स्ट्रांग नजर आता है और यहां पर पे मुझे लगता है कि रियल ग्रोथ आने वाले समय में देखने को नजर आएगी। दूसरी जो बड़ी थीम है डिफेंस और एरोस्पेस। तो आज अनिल जी आप देखेंगे पिछले 8 सालों में डिफेंस का एक्सपोर्ट 15 गुना बढ़ा है और हम बात कर रहे हैं हम आने वाले समय में 50,000 करोड़ का डिफेंस का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। केपेक्स साइकिल के टर्म में आप देखेंगे तो हमने इस साल करीब करीब 2,20,000 करोड़ का केपेक्स डिफेंस के अंदर में किया है और इसका इंपैक्ट आप देखिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में डेटा पैटर्न देखिए या प्राइवेट स्पेस में प्राइवेट जो कंपनी है उसके अंदर में सोलर इंडस्ट्रीज को देखिए, इनकी जो ग्रोथ आ रही है वो काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि डिफेंस के अंदर में गवर्नमेंट का काफी बड़ा एलोकेशन है और ये कंपनियां इंडिजिनाइजेशन पे इतना ज्यादा फोकस कर रही है जिसकी वजह से मार्जिन कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं। तो डेटा पैटर्न, सोलर इंडस्ट्रीज, अपोलो माइक्रोसिस्टम जैसी जो कंपनीज हैं डिफेंस के अंदर में उन पे हमने अपनी पोजीशन ली हुई है और हमें लगता है कि ये एक अच्छी ग्रोथ इस सेक्टर में भी देखने को नजर आ सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है जहाँ पर आपको निवेश करने का एक बढ़िया मौका मिलता हुआ दिख सकता है। आशीष जी, चूंकि अब नतीजों के सीजन की शुरुआत हो रही है, बस अगले हफ्ते से रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे जून तिमाही के, क्या व्यू आपका बन रहा है? किन सेक्टर्स में आपको लगता है कि अच्छी नतीजों की उम्मीद रखी जाए? प्लस जो क्वार्टरली अपडेट्स भी आ रहे हैं उस हिसाब से अगर कोई व्यू बन रहा है तो बताएं सर। बिल्कुल, तो अनिल जी प्राइमा फेसी जो हम देख रहे हैं कि कहां कहां ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, जहां पे भी ऑर्डर बुक 3 टाइम्स 4 टाइम्स रेवेन्यू के सामने है वहां पर पे क्लियरली हम एग्जीक्यूशन को ट्रैक कर रहे हैं और अगर से एग्जीक्यूशन इन कंपनीज में अच्छा होता है तो हमें लगता है यहां पर पे बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को नजर आएगी। तो जैसे मैंने कहा डिफेंस या वायर्स एंड केबल्स की जो सेगमेंट है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वायर्स एंड केबल्स एक बहुत बढ़िया प्रॉक्सी है अनिल जी, चाहे वो रियल एस्टेट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या आप अगर से आज हम बात कर रहे हैं डेटा सेंटर जहां पे 1.5 गीगावाट की इंडिया की कैपेसिटी है जो 8 to 10 गीगावाट पर जाने की तैयारी कर रही है, तो वहां पर वायर्स एंड केबल्स की रिक्वायरमेंट आएगी। करीब 30 से 40,000 करोड़ की वायर्स एंड केबल्स की नई डिमांड आना शुरू हो सकती है, जिसके चलते हमें लगता है कि ये जो सेगमेंट है वो जीडीपी से 2 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा। यानी मोटा मोटी पूरा सेक्टर 14 से 15% ग्रो करेगा और अच्छी कंपनीज जो कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का मार्केट शेयर ले रही है उनकी ग्रोथ शायद आपको 18 से 20% देखने को नजर आएगी। तो हमें लगता है पॉलीकैब, केईआई, अपार इंडस्ट्रीज या आरआर काबिल जो कि ऑलमोस्ट 30% की ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आ सकता है, ऐसी कंपनीज पे हम काफी पॉजिटिवली अपना ध्यान लगाए हुए हैं। दूसरी जो एक थीम है वो है ग्लोबल थीम, जहां पे हम कह रहे हैं सीडीएमओ की जो अपॉर्चुनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो चाहे अगर से आप इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो वो मात्र 8% से ग्रो कर रहा है, पर सीडीएमओ का जो स्पेस है वो 18 से 20% की ग्रोथ दिखा रहा है। मैं अगर से एक स्टॉक का नाम लेना चाहूं तो नवीन फ्लोरिन, जिसको हम काफी समय से होल्ड कर रहे हैं, इस कंपनी की पिछले क्वार्टर में 60% से ज्यादा ग्रोथ सिर्फ सीडीएमओ बिजनेस से आई है। तो क्लियरली सीडीएमओ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जहां पर पे हम नवीन फ्लोरिन, लॉरस, साइलाइफ, डिवीज जैसी कंपनीज को बहुत ही क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और इनके परफॉर्मेंस अगर से नंबर्स में अच्छे आते हैं तो मुझे लगता है फर्दर री रेटिंग इस स्पेस में भी देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आशीष जी की तरफ से। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से बातचीत की, थैंक यू सो मच सर। और सबसे बड़ी बात ये कि आपका गला बड़ा ख़राब है लेकिन फिर भी आपने अपना कमिटमेंट निभाते हुए हमारे शो में आप आए। कृपया अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। बहुत धन्यवाद। छोटे